नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड एफडी पे। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का रिव्यू। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि इस फंड का एनएफओ 28 मार्च को ओपन हुआ था और 11 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। इस फंड का रिव्यू डिले करने का मेन रीजन ये था दोस्तों कि हम इस सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी सलाह तब तक नहीं दे सकते थे जब तक कि हमें मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाता। और आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी और प्रोजेक्शंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और चिंता मत कीजिए, वैसे भी ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड एक तरीके का थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड एक तरीके का थीमेटिक फंड है जो हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। बट बाय द डेफिनेशन ये जो फंड्स होते हैं वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। सो थीमेटिक या सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिस्क हम समझते हैं बाजार के अलग अलग सेक्टर्स के एग्जाम्पल से। सो पहले हम लेते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो फार्मा सेक्टर ने 2010-13 में एक्सीलेंट परफॉर्म किया और उसके बाद अगले 7-8 सालों तक इसने एक्सट्रीमली नेगेटिव रिटर्न्स दी। और यहाँ तक कि लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न के बावजूद ये अभी अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल पे है जहाँ पे 2013-14 में था। सिमिलरली ऑटो इंडेक्स 4-5 इयर्स तक परफॉर्म किया, देन उसके बाद उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। इस तरह के फंड हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 इयर्स एक्सीलेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह के फंड्स में आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा का निवेश नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम निफ्टी 80 इंडेक्स को देखें तो इसने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर 7 to 8 इयर्स बहुत ही मामूली नॉमिनल रिटर्न्स दिए थे विच वर लेसर देन द डेट म्यूचुअल फंड। सिमिलरली मीडिया सेक्टर 4 साल तक इसने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म किया और उसके बाद उसने एक्सट्रीमली नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और आखिरी एग्जांपल निफ्टी की ये पीएसई इंडेक्स वाली थीम, इसने तो हर किसी इन्वेस्टर का पैसा ही डुबाया है बिकॉज ये कब परफॉर्म करता है कब नेगेटिव जाता है किसी को समझ ही नहीं आता। दोस्तों ये सारे एग्जांपल देने का पर्पस ये है कि थीमेटिक या सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। तो हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड में कौन कौन से बड़े रिस्क हैं ये हम बताएंगे आपको आगे वीडियो में। और उससे बताने से पहले ये समझ लेते हैं कि हाउसिंग थीम इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। हाउसिंग थीम के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेक्टेड डिमांड इन फ्यूचर। करेंटली इंडिया में अर्बन हाउसिंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है जो कि करीब करीब 1 करोड़ होम्स के आसपास आके गई है। इतना ही नहीं, जिस तरह से देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है आने वाले समय में 2030 तक करीब 2.5 करोड़ अफोर्डेबल होम्स की जरूरत और पड़ेगी। और इस सब डिमांड को देखते हुए आईबीएफ ने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि 2025 तक करीब करीब 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस हाउसिंग सेक्टर में आएगा। और यही सब डेटा इस थीम को बना रहा है बहुत ज्यादा पॉपुलर क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट की भाषा में टेलविंड। बट इसके अलावा हेडविंड्स भी होते हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है और वो हम समझेंगे वीडियो के अगले पार्ट। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स है क्या और ये हाउसिंग इंडेक्स रियलिटी इंडेक्स से डिफरेंट कैसे है। तो दोस्तों रियलिटी इंडेक्स में जहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने वाली और बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां ली गई हैं, हाउसिंग इंडेक्स में उससे रिलेटेड अलाइड सेक्टर जैसे जो लोन देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, घरों में यूज होने वाले कंज्यूमर गुड्स, सीमेंट प्रोडक्ट्स, पावर, मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सबका पार्ट है और उनका प्रतिशत इस टेबल के अनुसार है। सो हाउसिंग इंडेक्स रियलिटी इंडेक्स से ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और रियलिटी इंडेक्स से बेटर इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये आपको आगे चार्ट से क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो 2007-8 का हाई मारने के बाद ये आज भी बहुत ही लो लेवल पर है। और वहीं अगर आप हाउसिंग इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2007-8 के लेवल से ये कितना ऊपर है और इसने क्यों परफॉर्म किया है। और ये सिर्फ इस वजह से है बिकॉज हाउसिंग इंडेक्स अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है एज कम्पेयर टू रियलिटी इंडेक्स। और इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन के अलावा और अन्य अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं। और ये है दोस्तों रियलिटी इंडेक्स का चार्ट। अगर आप रियलिटी इंडेक्स को भी देखेंगे तो इसने पिछले 2 साल में करीब 3 गुना से 4 गुना ज्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एनालाइज करते हैं कि इस वक्त पे हाउसिंग थीम में इन्वेस्टमेंट करना कितना उचित होगा। सो हमने टेलविंड्स यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था। अब हम एनालाइज करेंगे इससे जुड़े हुए रिस्क। इन रिस्क में से सबसे पहला रिस्क जो आता है वो होता है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। तो अगर दोस्तों नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होती हैं तो हाउसिंग लोन की डिमांड उसके चलते कम हो जाएगी। और अगर हाउसिंग लोन की डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली हाउसिंग की डिमांड भी कम हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाउसिंग इंडेक्स की जो 40% बास्केट है फाइनेंशियल सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन वाली, उसके ऊपर इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। और हम इंटरेस्ट रेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी यूएस के सेंट्रल बैंक ने अपने प्रोजेक्शंस में ये बताया कि वो 6 बार रेट बढ़ाए। तो इसका असर इंडिया पे ऐसे पड़ेगा कि उनके रेट बढ़ाने से हमारा रुपया कमजोर होगा, और हमारा रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ेगी, और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारा अपना सेंट्रल बैंक आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। सेकंड चैलेंज या रिस्क है वो है कमोडिटी प्राइसेस का। जैसा कि हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हाई कमोडिटी प्राइसेस से क्या होगा, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स में हैं, सीमेंट में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, इनकी इनपुट कॉस्ट, इनका खर्चा जो है वो बढ़ेगा, और इनका इनपुट का खर्च बढ़ने से इनकी आमदनी या प्रॉफिट में कमी आएगी। और तीसरा एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो है हाई वैल्यूएशंस का। कोरोना के बाद पूरे विश्व में इजी मनी पॉलिसी के चलते एसेट प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं, और अब वो इजी मनी पॉलिसी ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक अनवाइंड करने वाले हैं। यूएस फेडरल ने अपनी लास्ट मीटिंग में यही डिसीजन दिया है। आरबीआई ने अपने इकोनॉमिक रिव्यू में और मिनट्स में भी इसी बात को उजागर किया है। और अगर हम ये हाउसिंग थीम के मेटल सेक्टर को देखें तो मेटल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकती है अगर गवर्नमेंट प्राइस इंटरवेंशन करती है। तो मेटल सेक्टर पिछले 2 सालों में ऑलरेडी 4 गुना प्राइस में बढ़ चुका है, हाई मेटल प्राइसेस के चलते और हाई प्रॉफिट्स के चलते। तो इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज होगी। और लास्ट एक बहुत बड़ा रिस्क जो कि आरबीआई की कमेंट्री से निकल के आता है, और वो रिस्क है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन ये होता है कि इकोनॉमी में महंगाई तो तेजी से बढ़ती है परंतु ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और ग्रोथ पीछे रह जाती है। सो इस केस में ये होता है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी कम हो जाती है, और उसका असर फिर डिमांड पर पड़ता है, जिस डिमांड की बेसिस पर ही हम हाउसिंग सेक्टर को एक राइजिंग सेक्टर मान रहे थे। सो इस सिनेरियो में अगर आप वॉरेन बफेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करेंगे? आंसर बड़ा ही सिंपल है। इस समय इंतजार कीजिए, मार्केट्स में इन कंपनीज के वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल हो जाएं तो उसके बाद इस थीम में निवेश करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, किसी भी सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 5 साल की अवधि के हिसाब से ही किया जाता है, और चूंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है इसीलिए अपना पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा कभी भी इस तरह के फंड में निवेश ना करें। दोस्तों, अब एंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इस हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें देख लेते हैं। जब हमने इसका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखा तो हमें पता चला कि ये एक प्योर इक्विटी फंड नहीं है। करीब 20 से 30% यह डेट फंड और आरईआईटी और इन्वेट्स में भी निवेश करेगा। फर्दर इस फंड ने यह भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और उसके अलावा विदेश के फंड्स में भी इन्वेस्ट करेगा, जो कि इसे एक बहुत ही रिस्की फंड बना देता है। इसलिए अगर आप इसमें निवेश करना भी चाहते हैं तो अपने निवेशक सलाहकार से परामर्श जरूर करें और उसके बाद ही निवेश करें। तो दोस्तों, आपके इस हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड या किसी भी सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उन्हें कमेंट्स में पूछिए, हम आपको उसका आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।